डॉलर कमा लेते हैं आप लोग, पाकिस्तान लाना एक मसला है। रिसीव करने के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें पेपैल हम सर फहरिस्त मानते हैं। अब वाइज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जो कि पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज दे रहा था, लेकिन अभी उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है पाकिस्तान को। लेट्स सपोज अभी अगर गूगल मुझे शो करवा रहा है 300 रुपीज़, तो जो बैंक के थ्रू मेरे पास अमाउंट आएगी वो तकरीबन 280, 285, 290 तक मुझे मरा के मिलेगी। हमारे जो फ्री लांसर्स हैं, ये जो ऑनलाइन कमाने वाले हैं, उनको फैसिलिटेट करें इन अ वे कि वो प्रॉपर चैनल के थ्रू डॉलर मंगाएं ताकि हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा हो। ये ना हो कि हमारे डॉलर बाहर से बाहर ही कहीं चले जाएं। पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना नुकसान हो रहा है? बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो। इंडिया 200 बिलियन डॉलर पे पहुंच गई आईटी एक्सपोर्ट्स में। अब सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट सऊदी अरब की टोटल ऑयल एक्सपोर्ट के बराबर हो गई। तो कितने टाइम लगेगा कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बन जाएगा? 5 साल में 50 बिलियन डॉलर पे जा सकते हैं। 5 साल में 5 साल में 50 बिलियन डॉलर आईटी एक्सपोर्ट्स के माध्यम में। आई एम बीइंग रियलिस्टिक। 1 2 3 पिल्ले वाला जो है ना, फेमस हो गया यार। आप उसके अकाउंट पे जाके देखें उसने कब से स्टार्ट किया होगा। आई एम सीरियसली थिंकिंग टू लीव पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से जाना चाहते हैं। जाना चाह क्यों? और कानून नाफिज करने वाले इदारे, अल्लाह ताला क्या शिकवा करूं। मुझे तो मैं तो इस स्टेज पे हूँ कि मेरा तो शिकवा ही खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल आदिल निज़ामी स्पीक्स पॉडकास्ट। आज हमारे साथ डिजिटल एक्सपर्ट मौजूद हैं। बहुत सी सियासत पर बात कर ली, सोचा क्यों ना कि इधर थोड़ी सी दीगर जो शोबे हैं उसको भी ज़रा डिस्कस किया जाए, देखा जाए। तो तनवीर नाडला साहब एक बड़ा नाम है पाकिस्तान में डिजिटल एक्सपर्टीज़ के हवाले से, और बहुत से इनको अवार्ड्स मिल चुके हैं और पाकिस्तान के कमाऊ पूत हैं। आप हैं, डॉलर्स लेके आते हैं जिसकी हमें बड़ी ज़रूरत है। तनवीर भाई ये बताएं, मुल्तान से ताल्लुक़ है, माशाल्लाह आलमी सतह पे अब आपको शोहरत मिली, तो कहाँ से सफ़र शुरू हुआ और कैसे यहाँ तक पहुँचे? जी थैंक यू आदिल भाई, आपने अपने पॉडकास्ट में बुलाया। स्टार्ट होता है मेरा जर्नी ऑलमोस्ट 2006 से। ये उससे पहले अगर जाऊँ तो कॉलेज में कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा था, 3 साल लगाने पड़े थे। वहाँ पे एक चीज़ डिसाइड कर ली कि यार आईटी का जो है ना फ्यूचर है। आईटी में एडमिशन ले लिया BZU मुल्तान में। वहाँ पे हम इंटरनेट लैब के अंदर इंटरनेट यूज़ किया करते थे क्योंकि घर शहर से दूर था। तो वहाँ पे वी वायरलेस होता था PTCL का, वो चलता था और बड़ी माड़ी सी स्पीड आती थी। तो इंटरनेट यूज़ करने के लिए लैब में ही बैठते थे। तो वहाँ पे पता चला ऑर्किट एक प्लेटफॉर्म था, जैसे अब फेसबुक है, तो उस पर पता चला कि गूगल की एक प्रोडक्ट है गूगल एडसेंस, जो कि आपको पैसे पे करती है। उसके अलावा बहुत सारी पॉन्जी स्कीम्स भी थी जिनके अंदर नियो बग्स के क्लिक करें, कैप्चा वर्क और बहुत सारी चीज़ें थी। तो वहाँ पे मैंने सोचा कि अगर गूगल की कोई प्रोडक्ट है ना तो ये रिलायबल होगी, इसमें वाकई कोई जान होगी। तो उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया और शुरू में बड़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े कि पता नहीं था कि ब्लॉग पे ट्रैफिक आएगी और वो ट्रैफिक ऑर्गेनिक होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए। वो ख़ुद आप किसी को नहीं कह सकते कि मेरी वेबसाइट पे आके क्लिक करो। तो पहले सेल्फ क्लिकिंग का काम स्टार्ट हुआ, याहू मैसेंजर पे ग्रुप्स हुआ करते थे। तो खैर फास्ट फॉरवर्ड करूँ तो वहाँ से पता चला 2007, मतलब 1-1.5 साल तकरीबन लगा था पहला डॉलर कमाने में। अच्छा। $114 मुझे याद है पहली कमाई आई थी। तो बस उसके मतलब बाद हम ये पहले डॉलर पे रुक जाते हैं, ये नहीं पूछते आपसे कि अब तक कितने डॉलर कमाए। अच्छे डॉलर लाजमी कमाए होंगे और साथ ना सिर्फ अपने लिए बल्कि कंट्री के लिए भी आपकी कंट्रीब्यूशन है। आप लोग जो हैं डॉलर्स लेके आ रहे हैं। डॉलर्स की अब तस्करा हो गया, डॉलर की जो है आपके सामने प्राइस हाइक कहाँ तक पहुँच गया। डॉलर कमा लेते हैं आप लोग, पाकिस्तान लाना एक मसला है। ये बड़ा अच्छा आपने एक इशू रेज़ किया है। देखें राइट नाउ पाकिस्तान की मईशत की जो सूरत हाल है उसमें बहुत सारे मैं समझता हूँ कि इनकलाबी इक़दाम लेने की ज़रूरत है। जिसमें एक तो ये है कि आप जो पेमेंट के रिसीव करने के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें पेपैल हम सर फहरिस्त मानते हैं। अब वाइज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जो कि पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज दे रहा था, लेकिन अभी उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है पाकिस्तान को। इसी तरह अब एक ही प्लेटफॉर्म बचा हुआ है जो कि वेल नोन है, वो है पेयोनीर। पेयोनीर के थ्रू हम अमाउंट पाकिस्तान में मंगवा सकते हैं, वेरिफिकेशंस होती हैं, खैर जो भी है। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आप पेमेंट मंगवाते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल्स, थ्रू बैंकिंग चैनल्स, तो बैंक आपको जो एक्चुअल रेट चल रहा है राइट नाउ डॉलर का उससे कम पे करता है। मतलब इंटर बैंक का जो रेट है, इंटर बैंक चाहे गूगल वाला रेट भी हो उससे भी बहुत कम पे करते हैं आपको। अच्छा। हाँ, इंटर बैंक तो छोड़े ना,
लेट्स सपोज अभी अगर गूगल मुझे शो करवा रहा है 300 रुपीज़, तो जो बैंक के थ्रू मेरे पास अमाउंट आएगी वो तकरीबन 280, 285, 290 तक मुझे मरा के मिलेगी। ओके। अच्छा, अब जो इंटर बैंक का रेट है वो आपको सामने है, कितना ज़्यादा होता है, और जो ओपन मार्केट है वो तो बहुत ही ज़्यादा है। वो उससे ज़्यादा होता है। तो अब ये जो डिफरेंस आता है ना, ये अब लोगों को इनकरेज करता है कि वो ब्लैक जो चैनल्स हैं वो यूज़ करें। मतलब सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं हवाला, हुंडी और जो दीगर तरीक़ाकार हैं। यस, आप इस तरह कह सकते हैं सिंपल वर्ड कि आपने पेयोनियर के जो ऑनलाइन डॉलर पड़े थे आपने वहीं से भेज दिए और बैंक के थ्रू, डायरेक्ट बैंक के थ्रू पीकेआर में आपने पैसे ले लिए, अब वो ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा, अब वो लोग क्यों ज़्यादा पे करते हैं वो एक अलग स्टोरी है। वो उसको डॉलर्स को एक ब्लैक मार्केट में ब्लैक मार्केट के थ्रू पाकिस्तान से ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। मतलब ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक जरिया काइंड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मैं मनी लॉन्ड्रिंग का वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रहा था क्योंकि लोग डर भी जाते हैं ना कि ये ऐसी फील्ड है। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक ज़रिया बन रहा है। तो मैं पहले भी मेरी कासिम अली शाह साहब के साथ एक पॉडकास्ट में मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान को चाहिए कि इनकलाबी इक़दामात करें, हमारे जो फ्री लांसर्स हैं, ये जो ऑनलाइन कमाने वाले हैं, उनको फैसिलिटेट करें इन अ वे कि वो प्रॉपर चैनल के थ्रू डॉलर मंगाएं ताकि हमारी इकॉनमी को फ़ायदा हो। ये ना हो कि हमारे डॉलर बाहर से बाहर ही कहीं चले जाएं और हमारा यहाँ का पैसा यहीं गर्दिश करता जो है डॉलर पाकिस्तान ना आने से या उसका जो वे है वो ठीक ना होने से, जिस तरह लोग इलीगल वे इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी को कितना नुकसान हो रहा है? बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। एक रफली फिगर दे के एनुअल कितने बिलियन डॉलर होगा? रफली एस्टिमेट मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं है, 2-3 बिलियन डॉलर तुम्हारे ब्लैक में ज़रूर जाते हैं। मतलब कि हम उस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर 1 बिलियन डॉलर या 2 बिलियन डॉलर हम सऊदीया से, यूएई से, चाइना से, IMF से लेते हैं। किस्त आती है जिसके लिए पता नहीं हमने प्राइस हाइक कहाँ पर ले गए, पेट्रोल हमने 300 से ऊपर ले गए और आटा, चीनी, हर चीज़, तमाम कमोडिटीज़ इतनी महंगी कर दी। जो एग्रीमेंट्स थे, बिजली के बिल आप देख लें, वो 1 अरब डॉलर के लिए, और आप बता रहे हैं कि 3 अरब या 2 अरब डॉलर, 2-3 अरब डॉलर तो गए। उससे फिर होता ये है कि अभी हमारी फील्ड के अंदर एक नया ट्रेंड आया है, क्योंकि यहाँ से लोग छोड़ के जा रहे हैं, लोग दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, लोग अच्छा डिजिटल नोमैड वीज़ाज़ के नाम से बहुत सारी कंट्रीज़ ने प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। यूरोप की कंट्रीज़ हैं, मलेशिया दे रहा है, इस तरह बहुत सी कंट्रीज़ ऑफ़र कर रही हैं। अब अगर यहाँ पे बंदा बैठा है, देखें ना पाकिस्तान के हालात आपके सामने है, ना आपको सिक्योरिटी है, ना आपकी कोई प्रोटेक्शन है, ना आपको किसी किस्म के बेनिफिट्स हैं, स्टिल आपको हैवी जो है ना टैक्सेस डिफरेंट मद में पे करने पड़ते हैं। अब लोग यहाँ पे मेरी फील्ड के लोग क्या कर रहे हैं, वो दुबई में जाके बैठ रहे हैं। अब वहाँ एक तो गवर्नमेंट उनसे पूछती नहीं कि पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, ये बताओ वो बताओ। दूसरा, उनको जो सिक्योरिटी है, जो लाइफ की क्वालिटी है, वो आपके सामने है। अब 3 बिलियन डॉलर का तो नुकसान वो हो रहा है जो पाकिस्तान में डिफरेंट चैनल से चले गए पाकिस्तान पहुंचने से पहले। अब जो बंदा दुबई में बैठ के अर्न कर रहा है वो तो अब हिसाब किताब में नहीं आ रहे ना, क्योंकि वो तो उनकी अर्निंग हो गई। बिल्कुल, वहाँ पे एक बंदा रेजिडेंसी लेके अपना सारा सेटअप ही वहाँ पे कर लिया, वो नुकसान अलग है। तो एक ऐसा मुल्क जो स्ट्रगल कर रहा है डॉलर की प्राइस को कंटेन करने में, डॉलर लाने में, वहाँ के जो कमाऊ पूत, जो आपने एक टर्म यूज़ की, वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। ये अलग से एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अब मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो अरबाब इख्तियार है उनको ये पता होगा, डेफिनेटली पता होगा। पिछली गवर्नमेंट जो थी, प्राइम मिनिस्टर खान साहब थे उस टाइम ये बातें हुई थी कि पेपॉल को पाकिस्तान में लेकर आया जाए, बल्कि अमेज़ॉन का हुआ कि उसका यहाँ पर रीजनल ऑफिस बनेगा। तो बातें कहाँ गई, उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। देखें, आप अपने आप को सिक्योरिटी ना दे सकें और आप बाहर चलते हुए सेठ को कहें कि हमारे घर में आके तुम पनाह लो, तो वो कहेगा भाई तेरी अपनी जान जो है ना महफूज नहीं है, और मैं बिलियनियर हूँ, मुझे तू कह रहा है कि मेरे घर में आके या मेरे मोहल्ले में आके शॉप बनाओ या मेरे मोहल्ले में आके रहो। तो ये देखें, एक नेचुरल सी बात है, अंडर कॉमन सेंस की बात है कि वो लोग तैयार नहीं होंगे, चाहे वो खान साहब हों, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, या कोई भी आ जाए। पहली चीज़ है कि आप रूल ऑफ लॉ को बेहतर करें, उनको ये एहसास दिलाएं कि हमारे मुल्क में हालात साजगार हैं और आपके जो बिज़नेस है वो फ्लरिश करेगा, तब आप उनको कन्विंस करने में कामयाब होंगे, पाकिस्तान आएंगे। अभी तो हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान में ऑलरेडी ऑपरेट कर रही थी कंपनीज़, वो छोड़ के जा रही हैं, उनका आना तो दरकिनार। तो ये एक पब्लिसिटी स्टंट होता है, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, पब्लिसिटी स्टंट होता है। जैसे अभी डॉक्टर साहब आए
आईटी मिनिस्टर, उन्होंने आके कह दिया जी हम पेपाल को लाने में कामयाब। हालांकि उनको भी अच्छी तरह पता है कि नहीं आ सकता, ग्राउंड रियलिटीज़ भी कोई चीज़ होती है ना, तो नहीं आ सकता। लेकिन चूँकि हमें एक मार्केट में एक्सेप्ट की जाता है ये एक बयानिया, तो हम उसको बड़ा प्रोपिगेट करते हैं। तो मैं बता रहा हूँ वाइज चला गया, इट्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, उसने पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अमेज़ॉन के हालात आपके सामने हैं, अमेज़ॉन पाकिस्तान में आया, हमने बड़े जश्न मनाए, हमने बड़ा सेलिब्रेट किया, लोगों ने क्रेडिट लिया पाकिस्तान बनने का। और 2-3 साल भी नहीं हुए कि उन्होंने ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं किया कि पाकिस्तान को हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया या डी लिस्ट कर दिया, लेकिन ऑलमोस्ट हम डी लिस्ट हैं कि पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट कर दी हम पे कि हम ये समझें कि हम यहाँ से ऑपरेट नहीं कर सकते। तो ईबे वैसे नहीं है। मतलब तो आप ये कह रहे हैं कि जो हमारी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर और यहाँ पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ना होना, ये बड़ी वजूहत हैं कि हम स्टेबल नहीं हैं, कि यहाँ पर फेसबुक आपका मोनेटाइज नहीं होता, आपका ट्विटर मोनेटाइज नहीं होता, इसके दीगर जो प्लेटफॉर्म है, इवन टिकटॉक है, अमेरिका से यूरोप से लोग अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारे नौजवान बहुत एक्टिव हैं, बहुत वीडियोस डाल रहे हैं। उस टिकटॉक की आपने बात की, आप किस बात का आप कहेंगे कि हम रोना रोएं? टिकटॉकर्स, पाकिस्तान के जो टॉप के टिकटॉकर्स थे, वो पाकिस्तान में बैठ के अर्न नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार यहाँ पे बैठ के हम तो नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ से उठे, दुबई में डेरा लगा लिया, दुबई से वो लाइव आते हैं, करोड़ों रुपए छाप रहे हैं। आर्मी चीफ लोगों से मिल रहे हैं, बिजनेसमैन कम्युनिटी से जाके कराची में उन्होंने मुलाकात की, वो भी पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जिस तरह से एक ईजी मनी अर्न कर रहे हैं, बाहर से डॉलर, इस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी पाकिस्तान में, बाहर से आप यहाँ पे सर्विसेज दे के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है जहाँ से पैसे लेकर आ रहे हैं, असल तो फ़ैसला साज वही लोग हैं। तो क्या रिक्वेस्ट करेंगे, क्या तजवीज़ देंगे उन्हें कि वो आप लोगों से मिलें, आप लोगों से सजेशन लें, या क्या उनके लिए यहाँ से क्या मैसेज देंगे आपके, क्या कर सकते हैं? अब इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, किसी की नीयत पे शक नहीं किया जा सकता। मुझे ना शहबाज शरीफ साहब की नीयत पे शक था, ना मुझे खान साहब की नीयत पे शक था, और ना मुझे जो हमारे करंट आर्मी चीफ है उनकी नीयत पे शक है कि वो ये काम नहीं करना चाह रहे होंगे। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगेन आइडेंटिफाई शायद हम नहीं कर पा रहे मसाइल को। इंडिया $200 बिलियन पे पहुंच गई आईटी एक्सपोर्ट्स में। सऊदी अरब की जो एक कंपनी अरामको, उसकी सालाना जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $200 बिलियन की, पूरी नेटवर्थ मैं कहूँगा उनकी। अब सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट सऊदी अरब की टोटल ऑयल एक्सपोर्ट के बराबर हो गई, और हम एक बॉर्डर का फ़र्क है, एक छोटी सी दीवार भी नहीं है हमारे दरमियान में, और हम $3-4 बिलियन पे खड़े हैं। तो अभी ये क्लियर कट हमें नज़र नहीं आ रहा कि भाई हम $3-4 बिलियन पे खड़े हैं। हमें तो ये चाहिए था ना कि हम इस फील्ड के लोगों को एम्पावर करते। हम उनको कहते हैं कि अगर करें क्या, ये बताएं। अभी तक आप ये नहीं बता रहे कि क्या करे हुकूमत, कोई तजवीज़ दे दें। देखें, तजवीज़ देने वाले मैं समझता हूँ इतने लोग होंगे ना, पहले मैं तजवीज़ें पूरी फेसबुक पे ना पूरे लाए, अमल क्या होना चाहिए, स्टेप 1 क्या होना चाहिए, स्टेप। अब मुझे जो बात, मैं रियलिस्टिक हो गया हूँ। अब जो मुझे बात समझ आई है कि शायद हम करना नहीं चाहते, वरना आपका क्या ख्याल है कि उनको तजावीज़ देने वाले लोग नहीं होंगे? देखें, अब आप तजावीज़ की तरफ, प्रैक्टिकल एक्शन की तरफ आते हैं। नंबर 1, मुझे ये एहसास दिलाएं कि यू आर सेफ़, आपकी इज़्ज़त, आपकी जान, आपका माल पाकिस्तान में सेफ़ है। नंबर 2, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। आप बिज़नेस करो, आप यहाँ पे आईटी कंपनी रजिस्टर करो, आपसे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, आपको हम स्टेबल इंटरनेट देंगे, आपको हम स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी देंगे, आपको हम टैक्सेशन में इतना आसान कर देंगे कि आपको कोई भी FBI जैसा इदारा कल को ब्लैकमेल नहीं करेगा। आपको हम डॉलर में, अगर मार्केट में डॉलर $300 का है तो हम $302 देंगे। $200 आपकी उन सर्विसेज का होगा कि आप बाहर से रेमिटेंस ला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। आप मतलब एक्शन की बात करें ना, आप यहाँ पे पूरे जिसे हम कहते हैं इनक्यूबेटर्स ओपन कर दें। आप 1 विंडो, एक पूरा प्रोसेस कर दें कि 1 विंडो है, एक जगह पे आओगे, सेम डे में आपकी कंपनी ओपन होगी, सेम डे में आपकी टैक्स का जो मरहला है वो तय होगा। अगले बूथ पे जाओगे, वहाँ पे आपकी इंटरनेट कंपनी बैठी होगी, अगले उस पे जाओगे आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बैठी होगी, अगले बूथ पे जाओगे आपको पुलिस बैठी होगी, अगले बूथ पे जाओगे आपको जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं वो प्रोवाइड करने वाले इदारे बैठे होंगे, और वो कहेंगे कि हाँ बताओ आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये मुझे बताएं, जो अभी आपने इतनी लंबी बात की कि ये चीज़ें आपको
चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। लेट्स सपोज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सारी आपकी बातें मान लेती है, ये सारी आपके मुतालबात पूरे हो जाते हैं, हम तो कितने टाइम लगेगा हम कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बन जाएगा? 5 साल में $50 बिलियन पे जा सकते हैं। 5 साल में 5 साल में $50 बिलियन आईटी एक्सपोर्ट्स के माध्यम में। आई एम बीइंग रियलिस्टिक। मैं ये नहीं कह रहा कि शायद कि ये कोई अजीब बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क $200 बिलियन पे गया है। उनका खद्दोखाल हमारे जैसे है, उनकी तालीम हमारी जैसी, उनका रहन सहन हमारा जैसा है, उनका पूरा लैंग्वेज हमारी जैसी ठीक है। आज अमेरिका आईटी सेक्टर में डिपेंड कर रहा है उनके ऊपर, आज True. अमेरिका डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं। अमेरिका की आपने कहा कि उसको इंडिया से आउटसोर्स करता है। अमेरिका की और चाइना की है वॉर, टेक वॉर हम कह लेते हैं। हमारी तरह वो डायरेक्ट फाइट नहीं करते, टेक वॉर करते हैं। अब अमेरिका ने रिलायंस कम से कम कर दिया। आपको पता है हुआवे पे भी पाबंदी लगा दी। वहाँ पे जो उसकी वो थी चिप्स थी, उन पे भी पाबंदी लगा दी। अब अमेरिका कहते हैं कि मैंने सेल्फ सस्टेनेबल होना है, क्योंकि चाइना में ब्लैकमेल करेगा या हमसे पैसा लेके जाते हैं, पर जो भी वजूहत है। अब ये एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए थी हमारे लिए कि हम चाइना को रिप्लेस करने की कोशिश करें। जो अमेरिका की ज़रूरियात हैं वो हम उसको यहाँ से फुलफ़िल करें इंस्टेड ऑफ चाइना, क्योंकि हम अमेरिका के नज़दीक है ना, हम काइंड ऑफ कॉलोनी है उनकी। अब जो पूरा कर रहा है वो कौन है? इंडिया। अब इंडिया रशिया को भी दे रहा है, अब इंडिया मैन पावर भी दे रहा है, इंडिया सर्विसेज भी दे रहा है, इंडिया हर चीज़ दे रहा है। यही रीजंस हैं कि वो $200 बिलियन कहना आसान है मुंह से, बिल्कुल। एक ऐसा मुल्क जो $2 बिलियन के लिए स्ट्रगल कर रहा हो। तो अब ये किसकी? चलिए उनकी पॉपुलेशन हमारी पॉपुलेशन में बड़ा फर्क है। हम अपनी सर पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं ना, तो पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं ना, $200 बिलियन 50 अरब 7 इससे ज़्यादा है वो। चलें हम तकरीबन 30 पे तो होने चाहिए थे ना, उस हिसाब से भी कह लें। तो 3 तो किसी सूरत हमें समझ नहीं आता था। जो नौजवान हैं वो किन किन प्लेटफॉर्म पे काम करके पैसा बना सकते हैं, कौन से मेजर जो जगह हैं? देखें, सबसे पहले तो नौजवानों के लिए मैं कहूँगा कि इजी मनी के पीछे जाना छोड़ दें। हमारे यहाँ अभी भी ये कॉन्सेप्ट है कि जो ऑनलाइन अर्निंग है ना, ये कोई शराब है, ये कोई हमें कोई गुर देगा, हम तनवीर नाडला के पास जाएंगे, कोई हमें कोई सीक्रेट ऐसे कोई टिप देगा और बस फिर घर जाएंगे, छत फटेगी, डॉलर्स की जो है ना वो बरसात शुरू हो जाएगी। देखें, ऐसा नहीं है। ये एक बिज़नेस है, जिस तरह कारोबार है। ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ, इससे अच्छा कारोबार पाकिस्तान में कोई नहीं है, और इससे कम इन्वेस्टमेंट में और इतने पोटेंशियल जिसका रिटर्न इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा सकता हो, ऐसा बिज़नेस पाकिस्तान में नहीं है। ये मैं यकीन से आपको दिलाना चाहता हूँ। अच्छा, अब किन किन फील्ड्स की बात की, अब ये एज और डिफरेंट सेगमेंट वाइज मैं डिवाइड करूँगा। लेट्स सपोज मेरे पास मदर्स आती हैं, वो कहती हैं कि हमारा बच्चा जो है ना वो अभी 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का, हम इसको क्या करवाएं। अब मैं उन्हें ये सजेस्ट करता हूँ कि चूँकि इसके पास टाइम है, ही इज़ जस्ट स्टार्टिंग ऑफ हिज लाइफ, तो आप इसको क्या करें, आप इसको 3 चीज़ों में जो है ना कोशिश करें कि एक्सपर्ट बने। 6-7 साल के बच्चे को, 6-7 साल के, 8-10 साल तक के बच्चे को 3 चीज़ों में। नंबर 1, आप उसको कम्युनिकेशन स्किल्स में पहली चीज़ आती है इंग्लिश की प्रोफिशेंसी। कि अगर मैं USA में किसी को सर्विस देनी है, तो मैं उसे बात अगर उसकी समझ नहीं पा रहा और उसको अपनी बात समझा नहीं पा रहा, तो धड़ाम से मेरा कॉन्फिडेंस भी गया, बिजनेस भी गया। नंबर 2, मैथ्स। अब ये बड़ी अजीब बात होगी कि हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग की, मैं कह रहा हूँ कि बच्चों को मैथ्स पढ़ाएं। मैथ्स से जो लॉजिक्स होती है ना आपकी, वो स्ट्रेंथन होती है। अब उसकी बेस पे जो तीसरी चीज़ मैं कहने लगा हूँ, उस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इन दोनों चीज़ों का, वो है प्रोग्रामिंग। आप बच्चे को प्रोग्रामिंग से रोशनास ज़रूर करवाएं, चाहे उसने उसके थ्रू पैसा ना कमाना हो, चाहे उसके थ्रू उसने रेवेन्यू जनरेशन ना करनी हो। जो प्रोग्रामिंग है ना, ये आपके ये जो हमारे बंद खुली है ना, जो हम तो 20-25 साल के नौजवान को जो पढ़ा रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि प्राइमरी के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। मतलब ये वो वाली प्रोग्रामिंग नहीं है जो हम टीवी चैनल्स पे बैठ के करते हैं। हाँ, डेवलपमेंट देखने वाले समझे टीवी वाली प्रोग्रामिंग, बच्चे घर बैठ के अम्मा अब्बा के साथ टॉक शो शुरू कर दें। डेवलपमेंट हम वो जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हम कह लेते हैं, तो उसमें अच्छा इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चे की जो रिसेप्टर्स है ना, जो एक्सेप्टेंस है, वो शार्प होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब यूनिवर्सिटी लाइफ में आ गए। अब यूनिवर्सिटी लाइफ में भी आपके पास टाइम नहीं गया,
लोग जल्दी करते हैं कि जो पैनिक कर जाते हैं कि हमें फ़ौरन से डॉलर, फ़ौरन वाली बात दिमाग से निकाल घर का भी प्रेशर होता है ना हमारी सोसाइटी में। यस। अच्छा, ये अलग आपने एक तार छेड़ दी। अम्मा को हज भी उस बच्चे ने कराना है जो अभी बेचारा खुद 30 साल का नहीं बहन हुआ। की शादी भी उसने करनी है, बहन की शादी करनी है, छोटे भाई घर को भी पढ़ाना बनाना है, घर पढ़ाना है, घर बनाना है, अपनी शादी करनी है, अब्बा जी को जो है ना उन रिटायरमेंट की लाइफ जो है ना एंजॉय करने के लिए देनी है। तो जो रिलेटिव्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको मीट करना है। तो ये हम वैसे ही उसको बेचारे को दैनिक तौर पे खाली कर देते हैं। तो खैर ये एक अलग एक बहस चल जाएगी। बहरहाल अगर आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए, अगर आपको अच्छा, इन सब चीज़ों को डिजिटल मार्केटिंग इज़ मदर ऑफ ऑल दीज फील्ड्स। अब प्रोग्रामर अच्छे बन गए, आपने एआई के अंदर अच्छी डिग्री ले ली, अब आपने बहुत अच्छी प्रोडक्ट भी बना ली। वो प्रोडक्ट आपके किसी काम की नहीं है जिसे आपको बेचना नहीं आता। जब आप बेचेंगे तो उसके लिए आपको चाहिए होगी डिजिटल मार्केटिंग। तो आप इन तमाम चीज़ों को कनेक्ट करें अपनी जगह पे, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग आपने ज़रूर लर्न भी करनी है और उसको अडॉप्ट कर लेना है। मिनिमम कितनी क्वालिफिकेशन हो? अभी आपने कुछ स्किल्स की बात की थी कि अच्छी कम्युनिकेशन देखिए, स्किल्स है, चीज़ों को पाकिस्तानी अंडरस्टैंड करना, कितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन हो तो आप यहाँ से पैसे अर्निंग कर सकते पाकिस्तानी जो है ना, ये आपकी एक बात को जो उनके हक में जाती है ना, उसको पकड़ के जो है ना वो कह देते हैं बस ये ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं आज़ाद चाय वाला, उन्होंने कहा जी डिग्री किसी काम की नहीं है। हमने कहा वाह 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 वाह, आपने तो हमारी लाइफ ही आसान कर दी। अब वो बेचारे जो डिग्री छोड़ के थे वो मारे मारे फिर रहे हैं। तो ठीक है, डिग्री की बात जहाँ तक आती है ज़रूर करनी चाहिए। ज़रूर करनी इस सेंस में चाहिए कि आपको शायद पैसे कमाने के काम ना आए, लेकिन बहुत सारे शोबों में आपके काम आएगी। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे आपने यूएस मूव करना है, आपने किसी अच्छी फर्म में जॉब, अच्छा जॉब भी मैं कहता हूँ ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा। हाँ, आप 2-1 साल जॉब ज़रूर करें जिस फील्ड में आपने कल को बिज़नेस करना है या जिसमें आपके ख्वाब हैं कि मैंने इस फील्ड के अंदर अपने आप को सेट एक्सेल करना है, ऊपर एक्सेल जाना करना है, तो आप उस फील्ड में किसी कंपनी में जॉब ज़रूर करें। आपको चैलेंजेस पेश वो कंपनी चैलेंजेस को कैसे फेस करती है, मैनेज करती है, वो सीखेंगे आप। टीम मैनेजमेंट क्या होती है, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होती है, टीम के अंदर लड़ाई होगी आपने क्या करना है, ह्यूमन रिसोर्स को हायर किस तरह लोग करते हैं, उनको रिटेन किस तरह करते हैं, उनको बाद में फैसिलिटेट किस तरह करते हैं, ये सारी चीज़ें आप जॉब के दौरान सीखते हैं। अच्छा, अब इंटरनेशनल स्टडीज़ जो बिज़नेस कहता है कि अगर आपके पास 100 रुपये है तो आपने 40 रुपये बिज़नेस पे इन्वेस्ट करना है, 60 रुपये उसकी मार्केटिंग पे रखना है। आप मुझे बताएं कि आप कितने एक बिजनेसेस यहाँ पे देखते हैं जो इस फार्मूला को फॉलो करते हैं। हम अच्छी सी शॉप बना के ओपन करके बैठ जाते हैं, बस फिर इंतजार में कि कस्टमर आएगा, फिर हम उसका बड़ा इस्लामी से नाम भी रखेंगे, हम जो भी हमसे बन पाता है हम करते हैं, लेकिन हम मार्केटिंग का बजट रखते ही नहीं है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि भाई मार्केटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट से। अब कोका कोला को देखें, उसे कोक स्टूडियो बनाने की क्यों ज़रूरत है भाई, एक है ड्रिंक, उसे गानों की क्या ज़रूरत पड़ गई भाई। पेप्सी है, उसे पाकिस्तान क्रिकेट की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो ये हमें भी एक अच्छा ऑब्जर्वर भी होना चाहिए इंसान को। तो आप इनसे ये लर्न करें कि दे वांट टू स्टे इन द मार्केट, कि हमारे दिमाग की खिड़की वो नॉक करते रहते हैं कंटिन्यूसली कि भाई देखो आपने जहाँ जाना है पेप्सी मांग ली, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं कोक स्टूडियो लगा लें, कोक स्टूडियो लगा। और कोक स्टूडियो क्यों बनाया कि कोक को याद रखना है, कोक को याद रखना है, जहाँ रुकना है कोक लेनी है। अच्छा, ये बताएं कि अब तक कितने नौजवान जो हैं आपसे सीख चुके हैं और मजबूरी तौर पर कितना रेवेन्यू पाकिस्तान के लिए ला चुके होंगे? मेरे जो डायरेक्ट आई स्किल्स के प्लेटफॉर्म से मैं डिफरेंट जगहों में पढ़ाता रहा हूँ। पहले मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था एज अ विजिटिंग लेक्चरर, वहाँ से मैंने कुछ बच्चे उठाए थे। वो बल्कि पंजाब गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था ई-रोज़गार, वो उससे पहले मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था एज अ विजिटिंग लेक्चरर, ओके, BZU में भी और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में भी। तो वहाँ से मैंने कुछ बच्चे उठाए, वो तजर्बा मेरा कामयाब रहा। उसके बाद मुझे अप्रोच किया गया कि PITB का एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था ई-रोज़गार, कि आप उसको ज्वाइन करें। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट कोई, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, कोई 1000-1500 स्टूडेंट्स होंगे वो वहाँ से ग्रेजुएट किए, जो कि आज माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं, बहुत अच्छा, उनमें से मेजॉरिटी जो है बड़ा अच्छा माशाल्लाह अर्न कर रहे हैं। उसके बाद आई स्किल्स लॉन्च किया, उस प्लेटफॉर्म से ऑलमोस्ट 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ना वो ग्रेजुएट अल्हम्दुलिल्लाह कर चुका हूँ।
और उसमें 2022 के फरवरी तक के स्टैट्स में शेयर करूँ तो उस वक्त तकरीबन $105 मिलियन कमुलेटिव रेवेन्यू वो ला चुके थे। 105 मिलियन डॉलर्स उस वक्त तक। और अगर अब की बात होगी तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मे बी 300-250 मिलियन डॉलर ज़रूर होंगे, क्योंकि वो जो मल्टीप्लायर है वो तेज़ी से बढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा मैंने डिजी स्किल्स का एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, तो उसको ज्वाइन किया हुआ है, और उससे तकरीबन मुझे एग्जैक्ट अभी रिसेंट फिगर नहीं याद, 1 लाख स्टूडेंट या 70-80 हज़ार स्टूडेंट्स होंगे जो वहाँ से जो मेरा कोर्स है ना वो ले चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा माशाल्लाह बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। अभी क्या उसका नाम है, एक बार लाइटर बात कर लेते हैं। आपने बात की आज़ाद चाय वाला, अब मुझे उनका प्रोफेशन मालूम नहीं है। कराची के एक बड़े बिजनेसमैन थे सिराज कासिम तेली। आपको एक मैं तजवीज़ दूँगा, आज आप अपना नाम तनवीर नाडला की जगह तनवीर डॉलर रख लें, कैसा रहेगा? ये एक्चुअली रियान अल्लाह वाला है, शायद उनकी आप बात करना चाह रहे हैं। वो भी होंगे, मैंने मुख्तलिफ लोग इस तरह के नाम रखे हुए। आप लेकिन मेरा खुद से नाम ही वो नाडला ही वैसे यूनिक नहीं, ये डॉलर साथ लगा लीजिए। नहीं डॉलर, क्योंकि आपको देखकर हमें डॉलर याद आता है। आपका काम देखें ना, आपको अब आप नाम के अलावा भी आपको देख के डॉलर याद आते हैं ना, तो ये देखेंगे ये भी एक नई चीज़ हो गई कि आपका नाम में अगर डॉलर या इस तरह वाला ना भी हो तो फिर भी लोग आपको उस नाम से पहचान सकते हैं। नहीं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले हमने सोशल मीडिया पर ही देखा आपका कुछ मामला हुआ मुल्तान में, कोई एक झगड़ा या जो भी आप पर अटैक हुआ। अभी आप लॉ एंड ऑर्डर की भी बात कर रहे हैं, उस तरह से सिक्योरिटी नहीं है, मामला हैं, तो चलो उसकी डिटेल में तो नहीं जाते कहाँ तक वो पहुँचा। और मैंने आपको एक तजवीज़ दी थी उस दिन, अगर आपको याद हो, कि कोई मुकामी MPA हैं तो आप उनके खिलाफ इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? देखें, मैं ये समझता हूँ कि जिसका काम उसको साझे। मेरा काम शायद MPA MNA से, शायद प्राइम मिनिस्टर लेवल से भी, शायद ये मैं बड़ा बोल रहा हूँ, मे बी उससे भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि आप मुल्तान के हैं, मेरे इलाके के ही हैं, आपको पता होगा कि हमारे इलाके के एक बड़ी फ़िगर है माशाल्लाह, वो कैद रहे थे बड़ा अरसा। रीज़न क्या थी कि उन्होंने चंद, मेरे ख्याल में कुछ दर्जनों शायद नौकरियां दी थी। आप 2-4 दर्जन शायद साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की बात कर रहे हैं, उन्होंने नौकरियां दी थी, और उस नौकरियों देने की पादाश में वो पाबंद सलासल रहे, और अच्छा खासा उनको जो है ना वो पे बैक समझने करना पड़ा। अब अगर एक बंदा MNA MPA होते बगैर, काउंसलर भी हुए बगैर, अगर लाखों लोगों की ज़िंदगियों में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, तो फिर उसे उस तरफ जाने की क्या ज़रूरत है जहाँ पे ना चाहते हुए भी झूठ, धोखा, चर्ब ज़बानी, क्या क्या मैं बोलूँ, खैर। और ये प्रैक्टिकल बात है, ये मैं नहीं कह रहा कि सारे ऐसे होते हैं, उनको बनना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई नेक पाक हूँ, मैं जब उस फील्ड में जाऊँगा मुझे बनना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो वास्ता है, सिस्टम इस तरह का है हमारा, ये सिस्टम इस तरह का। मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे सियासत में जो है ना एंट्री लेनी पड़े। हाँ, आई एम सीरियसली थिंकिंग टू लीव पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, जाना चाह रहा हूँ, और मैं उसमें प्रॉपर प्रोसीडिंग भी स्टार्ट कर दी है। रीज़न ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई डर के या कोई खौफ है। ये देखिए, मैं समझता हूँ कि जिसको बड़ा काम करना होता है उसको अपनी एनर्जी, अपना टाइम, ये 2 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं इंसान की लाइफ में, वो सेव रखनी पड़ती हैं। और मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मेरी जो कोशिश होती है वो ये है कि पाकिस्तान इतना डिप्राइव्ड यहाँ के लोग हैं, क्योंकि मेरा डायरेक्ट रब्ता है ना, कि उनकी ज़िंदगियों में किसी एक की ज़िंदगी में मैं पॉजिटिव रोल प्ले कर सकूँ। आप यूँ भी देख लें कि कल का एक बच्चा, मुझे एक मियाँ वाली, आप इलाके का जानते हैं, वहाँ का एक रिमोट गांव था, वहाँ से एक बच्चे ने मुझसे रब्ता किया, कहता है कि मैं ज़कात लेता था, मेरी अम्मा जी ज़कात लेती थी, और मुझे आपने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी 15-20 हज़ार शायद उसने फिगर भी बताए थे, ज़कात पे करके आया हूँ, और मेरा घर भी ये देखें उसने फ़ोटो बनाए बन रहा है। तो जब अल्लाह ताला ने आपको, मैंने आपकी वॉल पे बहुत सी जो स्टोरीज देखी, आपको लोग मैसेजेस भेजते हैं, और वो थोड़े में शेयर कर रहा हूँ, गाड़ी ले रहा है, कोई घर बना रहा है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जिसने इतना काम करना है, अगर वो इन चीज़ों में इंडल्ज हो, और देखें यार 1-2 लाख ही देना किसी को, जाके कुट देगा, मतलब क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, अल्लाह ताला
क्या शिकवा नहीं, करूं? ये मुझे बड़ी तो मैं अफसोस, तो इस मुझे स्टेज पे मुझे हूँ ये कि आपकी मेरा तो शिकवा ही ख़त्म हो ये गया। वाली बात सुन के मुझे थोड़ा अफसोस भी हुआ कि अगर आप जैसे लोग भी इस मुल्क को छोड़ जाएंगे तो इस मुल्क का क्या बनेगा। ब्रेन ड्रेनेज, इतने जो एक्सपर्ट लोग हैं वो छोड़ जाएंगे, सर पीछे देखिए बचना ना, क्या है? आपके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि भाई इंडिया ने 1960 में जो है ना लोगों को खुद भेजा था, तो वो बाद में उनका एसिड बन के वापस आए थे। तो क्या हुआ अगर जा रहे हैं लोग तो जा रहे हैं तो क्या हुआ? तो आपके साबिक प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि वाई डोंट दे लीव देम, हु इज़ स्टॉपिंग देम? हम्म। नहीं, ये जाने की वजह मुल्क के ओवरऑल हालात की बात कर रहे हैं कि जो नहीं, स्पेसिफिक मैं आपके हालात साथ में मैं वाकया सस्टेन मुल्तान कर में लेता, हुआ उसकी बात कर मैं रहे हैं। हालात में सस्टेन कर लेता। देखिए मेरी एनर्जी और टाइम, ये दो चीज़ें सेव करने के लिए। नहीं, वो जो मुल्तान में वाकया हुआ जी वो देते थे। जी, उसकी वजह से अभी तक कोई इसका नहीं, सोल्यूशन नहीं निकला। डायरेक्टली मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। एसएचओ साहब वाज वेरी डिसरिस्पेक्टिव। अच्छा, आई वाज फीलिंग माई सेल्फ कि मैं थोड़ा सा अब इस पे ओपन बात कर लेते हैं क्योंकि मैं ये पॉलिटिकल जो लोग हैं इनसे मेरा मतलब रब्ता भी रहा। अभी आप जो बात कर रहे हैं, अभी आपने यूसुफ रज़ा गिलानी की बात की, उनकी फैमिली की बात की, मतलब यही लोग इस पूरे मामले के मतलब जो आपको शिकवा है उन्हीं मैं लोगों नाम से। नहीं लेना चाह रहा मैं था ले क्योंकि तो मैंने आप बड़ा नहीं अवॉइड ले, भी आप किया नहीं है, ले। लेकिन क्योंकि जो मेरा मकसद देखिए पॉलिटिकल, मेरा तो ये तो नहीं है किसी को मेरी वजह से पॉलिटिकली नुकसान पहुंचे, और लोग मेरे से इतना प्यार करते हैं कि वो नुकसान पहुंच सकता है, तो इस वजह से मैं बड़ा रिलक्टेंट रहा लेकिन हूँ। जो हालांकि अभी इतने ओवरऑल साल- जो इनकी पॉलिटिक्स वैसे जो गिलानी फैमिली की मुल्तान में पॉलिटिक्स है, चले जितना आप हमने जबरदस्ती भी बुलवाना चाह रहे हैं मैं तो नहीं बोल रहा, मैं बात बोल कर रहा हूँ, आप लेते नहीं हैं, बोल रहे, चले, मैं बोल रहा हूँ। ठीक हम है, इसको क्योंकि हम दोनों का ताल्लुक उसी इलाके से, जी, वही हल्का हमारा बनता है, तो जितनी इनकी पॉलिटिक्स पहले रही है, आप नाम ना लें, मैं नाम ले रहा हूँ, वो तो बड़ी एक ज़रा बड़े पुरअमन गिलानी और ज़रा साहब जैसा पॉलिटिशियन शायद मुल्तान तो क्या पाकिस्तान ने ही पैदा नहीं किया। अब मैं इनको कंपेयर भी कर लेता हूँ, चले अब बात ओपन हो गई, थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे यहाँ दो मेन करैक्टर्स थे, आपको पता है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उधर से बोसन साहब। अब ये पूरी ज़बान ज़द आम है, पूरा पूरा मुल्तान जानता है कि गिलानी साहब ने कभी भी रिवेंज की पॉलिटिशियन नहीं की थी। उनकी पूरी वो- फैमिली की हिस्ट्री इसी नौयत की है। वो अगर कोई उनसे रिवेंज कोई उनको वोट नहीं देता था या उनके खिलाफ बात भी करता था तो एज अ गुड जेस्चर उनके पास चले जाते थे। इसकी रिसेंट में एग्जांपल दूं, खालिद जवेद वड़ाई साहब जो हमारे एमपीए के लास्ट टाइम उम्मीदवार PTI से, थे yes। पीटीआई से, अब उनकी वालदा की डेथ हुई तो ये दोनों यूसुफ गिलानी साहब भी, उनके बेटे भी उनके घर चले गए, तो इट वाज अ वेरी अच्छा, पॉजिटिव जेस्चर। इसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी आप सिकंदर बोसन और गिलानी की बात कर रहे हैं, दोनों राइवल्स हैं, अरसा दराज से एक दूसरे के हाँ, खिलाफ इलेक्शन हाँ। लड़ते हैं, कभी कोई जीतता है कभी कोई जीतता है। बोसन साहब ने अपने किडनीज का ट्रांसप्लांट हाँ, करवाया, उस वक्त चले यूसुफ रज़ा गए, गिलानी साहब के घर चले गए। एग्जैक्टली गए थे। और प्रीमियरशिप के दौरान जब प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उस वक्त गए थे। तो मे भी अच्छा, अब ये जो यंग जनरेशन है, शायद ब्लड की गर्मी है या शायद इनसिक्योरिटी भी हो सकती है, एक तवक्कल भी होता है ना इंसान को कि अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कल होना। दूसरा, उन्होंने शायद देखा है कि जो डंडे की सियासत है वो वर्क कर रही है, तो इंसान अपनी पॉलिसीज़ जो है ना चेंज भी करता है। बहरहाल आई टॉक टू हिम इन दिस मैटर, ही एश्योर्ड मी कि आप नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा इम्पार्शियल होने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे उस इलाके में सपोर्ट उनकी होती है, तो मुझे उनकी सपोर्ट करना मेरी मजबूरी है। अगर मैं सपोर्ट ना करूं तो हमारी जो पार्टी है या हमारी जो एक हमारी अपनी जो एक सियासत है, हल्के की सियासत जो वो है वो वीक इफेक्ट होती है, वो वीक होती है, इफेक्ट होती है। मैंने कहा ज़रूर करें, लेकिन मेरी उनसे ये हल्के आपका जो मसला है तनवीर साहब, ये हल्के की सियासत से बियॉन्ड है, उससे बढ़ के है। एग्जैक्टली ये मेरा पॉइंट था। देखिए मैंने उनको कहा कि देखें ISPR ने मुझे बुलाया, मुझे ऑनर किया, अब मैं जहाँ भी बात करता हूँ तो ISPR को तो मैं काइंड ऑफ मुझे उन्होंने ख़रीद लिया ना इखलाकन, कि अब मैं तो जहाँ भी जाऊँगा मैं उनके गुण गाऊँगा। मुझे ऑनर उन्होंने किया ना, मुझे खान साहब की गवर्नमेंट ने किया तो मेरा रिगार्ड तो मैं करूँगा। अब मुझे सिंध के गवर्नर ने बुलाया, उन्होंने ऑनर दिया, गवर्नर हाउस में मैंने स्पीच की, उनके साथ खाना खाया, ऑल दैट। ना चाहते हुए भी, हमारी एक सराइकी की मिसाल है, मुंह खावे अक्षर मावे, तो मैं अगर उनके किसी भी हवाले से उनके अगेंस्ट बात करूँगा तो मैं शर्म तो फील करूँगा ना, कि यार इन्होंने मुझे ऑब्लाइज किया था और आज मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। मैंने उनको ये कहा कि मैंने कहा ये इसको बियॉन्ड आप देखें, इसको बड़े पर्सपेक्टिव में देखें। मैं SHO के पास गया, मेरी ये बात थी, मैंने कहा इसको ये ना देखें कि ये कोई दो फ्रीकों की लड़ाई है, ये कोई लोकल, अब ये इस तरह की बात है। मैं जिसके पास गया हूँ मैंने उनको ये कहा है, मैंने कहा देखें ये चीज़ इन दी एंड क्या होगा, इन दी एंड क्या होगा, आप ये चाहते हैं कॉन्फ्रंटेशन हो, उन्होंने आज मेरे भाई का सर फाड़ा, मैं उनका सर फाड़ दूँ,
ठीक है। और इन केसेस में उलझे रहे, अपना जो मेन फोकस है उसे हट मेन फोकस लूज करूँ, वो हमारा बंदा मारे उनका। आजकल मसला क्या है, जब SHO साहब उनको क्लीन चिट दे रहे थे, मेरा दिमाग माउफ हो गया। मैंने कहा ऐसा कौन ऐसा बेदर्द हो सकता है, कौन ऐसा, मैं ये बात मुझे चलाना नहीं चाहता था, कौन ऐसा हैवान हो सकता है कि जो अगले को इनकरेज करे कि हाँ जी ठीक है, कोई मसला नहीं, जाओ खैर है तुम जाओ। अब वो जाके रोड के ऊपर बैठ जाएगा, अब मुझे लामाला क्या करना पड़ेगा। देखिए ना, मैं आपको एक मुक्का मारता हूँ, आप दीवार में लगते हैं, मेरे पास तो दूसरा मुक्का है नहीं कि दीवार से पीछे आप चले जाएं। आप क्या करेंगे, आप इन दी रिटेलिएट करेंगे, रिटेलिएट करेंगे तो नुकसान ही होना है, ऑब्वियस सी बात है। चले, ये मामला आपका हल होना चाहिए। इस बात के ऊपर आप जैसे अगर नौजवान भी इस मुल्क को छोड़ देंगे तो आप लोग का सासा है इस मुल्क का? नहीं है सासा, नहीं तस्लीम करते, मैं नहीं तस्लीम करते। बहुत से लोग कह रहे हैं, हजारों आपके तलबात कह रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं आपके बारे में। एक बड़े रिस्पेक्टेबल इंसान ने एक बड़ी की पोजीशन के पुलिस के बंदे को मैसेज किया, मुझे उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट ही भेजा। उन्होंने कहा तनवीर के साथ जुल्म हुआ है, हमने अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन कर ली है, हमारी जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन है मैं उसकी आपको बता रहा हूँ कि इस बंदे के साथ जुल्म हुआ है, हम आपको अश्योर कर रहे हैं, और ये बंदा हमारा फ़ख्र है और हम नहीं चाहते कि ये बंदा मुल्क छोड़ जाए, तो आप ख्याल कीजिएगा इसके साथ इंसाफ हो। अब उसके बाद मैंने उनको, यार मैं दुआइयाँ दे सकता हूँ ना, मैं जाके मिन्नत तरला कर सकता हूँ, मैं और क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा जिसका जितना कसूर बनता है, मेरा कसूर बनता है, आप मुझे अंदर ढक दें, मुझे ये ना कहें शाबाश चल भाई दोनों की बराबरी हो गई, चलो शाबाश भाग जाओ, ये ना करें। तो अब उन्होंने नहीं सोचा, तो इट मीन्स के दे वांट टू लेट दिस सिस्टम वर्क दिस वे, तो ठीक है। चलें, एंड में बड़ी बात, लंबी बात हो गई, नौजवानों को क्या मैसेज देंगे, क्या करें ताकि वो इस मुल्क की तरक्की में कंट्रीब्यूशन कर सकें, सबसे पहले अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको अपडेट कर सकें। मुल्क की तरक्की बाद में आएगी, आप अपनी तरक्की के बारे में, अपनी तरक्की करेंगे तो मुल्क की तरक्की होगी ना, ऑब्वियस सी बात है। जब आप एरोप्लेन में बैठे होते हैं तो आपको पहले कहते हैं कि आपने पहले अपना मास्क लगाना है, फिर अपना बच्चा या बीवी आपके साथ में, फिर उसको पहनाना है। तो रीज़न यही होती है कि आप खुद अच्छे होंगे तो मुल्क में भी खुद सिक्योर होंगे तो बाकी चीज़ें ठीक होंगी, चीज़ें ठीक होंगी। तो नौजवानों के लिए ये मैसेज है कि पहले तो अच्छी एजुकेशन हासिल करें, और दूसरा बहुत ज़्यादा मशवरे लेना छोड़ दें। अच्छा, हाँ, अपने आप पे ना ये जो सेल्फ बिलीफ है ना, ये एक की थिंग है जो कि आज आप इस पॉडकास्ट से टेक अवे ले सकते हैं कि सेल्फ बिलीफ कि मैं कर सकता हूँ, भाई मैं कर गुजरूँगा, फिर आपके सामने कोई हर्डल, कोई चैलेंज, कोई चीज़ नहीं आ सकती। और दूसरा, ये जो ओवरनाइट सक्सेस है ना, इट डजंट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करती, चाहे आपको ये फिल्म और ड्रामों में ही है, रियलिटी में इसका कोई, रियलिटी में नहीं है। आपको कोई भी कामयाब बंदा नज़र आया जो आपको लगता है कि ओवरनाइट सक्सेस हुई है उसकी, आप उसके पीछे जाएं, आपको 5-10 साल की मेहनत ज़रूर मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी, आप जाके चेक कर, वो बेशक नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो, जो भी हो। चले, आपको लगा कि 1 2 3 पिल्ले वाला जो है ना फेमस हो गया, यार देखो जी, उल्टे सीधे काम करने वाला ना टिकटॉक पे वायरल हो गया, वो कराची से आई थिंक, जो भी है, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट हिम, जो भी है, आप उसके अकाउंट पे जाके देखें उसने कब से स्टार्ट किया होगा, वो ये पंगे 2-4 साल से कर रहा होगा। ट्राई, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल चल रहा होगा। आप यूट्यूब को देख लें, पहली वीडियो कौन सी थी, आप मेरा एक बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर है नैस डेली, मुझे 1-2 लोग ही अच्छे लगते हैं जिनमें एक नैस डेली है, उसका पहली जो वीडियो ना वो जाके देखें, वो बेचारा क्या क्या जो है ना वो जतन कर रहा है कि वायरल हो जाऊँ, वायरल हो जाऊँ, वायरल नहीं हो रहा। इसी तरह आप मिस्टर बीस्ट, दुनिया का बेस्ट यूट्यूबर है, उसकी वीडियोस, पहली वीडियोस जाके देखें ना पुरानी। तो ओवरनाइट जो सक्सेस एग्जिस्ट नहीं करती, आपको खुद को ग्राइंड करना पड़ता है, एक पूरा सिस्टम है जिसमें से गुजारना पड़ता है, तो ही आप सक्सेसफुल। मतलब मुस्तकिल मिजाजी जो है वो बहुत, यस, चलिए, थैंक यू सो मच जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।